कल प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया मुंबई में अटल सेतु का, अब ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक प्रकार से, लेकिन जो इसके कर्ता धर्ता रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री और बड़े मंत्री हैं, अचीवर उनको कहा जाता है, नितिन गडकरी। एक तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं इस तरह की जहां पर उद्घाटन हो रहा है, लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में तो नितिन गडकरी को जरूर होना चाहिए था, क्योंकि कहीं एयरपोर्ट का अगर उद्घाटन होता है तो एविएशन मिनिस्टर उनके साथ होते हैं, रेलवे का उद्घाटन होता है तो रेलवे के मिनिस्टर उनके साथ होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर उनके साथ होते हैं। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री थे, नितिन गडकरी नहीं दिखे। इससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनके सामने और कोई दूसरा नेता सामने ना आए। ऐसा लगता है आपको? क्यों नहीं गए नितिन गडकरी? ये तो सीधी बात है। कई दिनों से नितिन गडकरी जी और नरेंद्र मोदी जी में अपनी व्यक्तित्व के ऊपर टसल चल रही है। ये तो कोई किसी से छिपा नहीं है। मंत्रिमंडल में ऐसा एक व्यक्ति है नितिन गडकरी कि जो अपनी बात बेबाकी से रखते, जिसके हम हिंदी में कहेंगे, जो सही है, जो उनको पता है वो कहेंगे, नहीं पता उसको भी कहेंगे। जिस तरह से की राजनीति अभी शाह और मोदी जी कर रहे हैं, उस राजनीति में नितिन गडकरी कहीं सूट होते हुए नहीं दिख रहे। आज की तो ये राजनीतिक स्थिति है। मुझे इसमें कोई अलग दिक्कत है। जैसा पिछले चुनाव का मैं उदाहरण दे सकता हूं, जो मुझे पता है कि लोकसभा के चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस वक्त नागपुर में सभा करनी थी। नितिन जी ने उस वक्त ऐसा कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री की सभा की कोई जरूरत नहीं है, लोग मुझे वैसे ही चुन के देंगे। तो ये जो उनका वक्तव्य था, और वो कुछ दिन बाद, यानी सभा कुछ एक 15 दिन वो टल भी गई थी, लेकिन प्रेशर के कारण वो सभा करनी पड़ी। लेकिन उस वक्त से ऐसा देखा रहा है कि नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जी में कुछ खटपट तो जरूर है, क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रम में भी वो नहीं जाते हैं। दूसरा, स्वभाव का भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अंदर हम अगर जाएंगे तो नितिन गडकरी का साथ बेबाकी से बोलना है, सही बोलना है, थोड़ा ज्यादा ही बोलना, ऐसा उनका स्वभाव रहा है। उसके विपरीत एकदम नरेंद्र मोदी जी का जो बहुत कम बोलते हैं। और दूसरा ऐसा है कि राजनीतिक करेक्टिंग जहां होता है वहां मोदी जी होते हैं। नितिन जी ऐसा नहीं देखते, वो धड़ल्ले से बोल लेते। वो राजनीति, उसके परिणाम क्या होंगे, सही हो गई या दुष्परिणाम हो गए, इसकी चिंता नितिन जी नहीं करते। मोदी जी एग्जैक्ट उल्टा करते हैं। उनको अगर किसी चीज में अगर फायदा नहीं मिलता ऐसा दिख रहा है, तो वो वहां कहीं नहीं, उनको किसी को साथ में भी रखेंगे। आप जब से नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर है और बाद में प्रधानमंत्री बने, उस वक्त आप भी देखेंगे तो साथ वाले जितने भी लोग हैं वो उनके कभी भी सार्वजनिक तौर के ऊपर फ्रेम में आपको नहीं दिखेंगे, जहां उनको खुद का एजेंडा सेट करना होता है। यानी जिस वक्त ये अपने समुद्र में जो छत्रपति शिवराज जी की बड़ा पुतला खड़ा करना था मुंबई में, अरबी समुद्र में, उस वक्त उद्धव ठाकरे जी वहां गए थे, लेकिन वो फ्रेम में नहीं आए, इसकी कोशिश करी गई थी। ये सब चीजें जो है, तो महाराष्ट्र की दृष्टि से आप अगर देखेंगे तो पूरा महाराष्ट्र अभी, ये आपकी बात सही है कि महाराष्ट्र में अगर नागपुर अगर छोड़ दें तो अभी पूरा महाराष्ट्र का जितना भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, आज एक पार्टी बोलो या ऑर्गेनाइजेशन बोलो, उसके मोदी जी का और अमित जी का, उसके अंदर पूरा का पूरा आप देखेंगे कि पूरा उनके ऊपर पकड़ा है। अखिलेश जी, आपके कनेक्टिविटी में थोड़ा सा लगता है कुछ व्यवधान आ गया है। अखिलेश जी, जो सूर्यकांत जी कह रहे हैं और जो प्रकाश जी जो बात उन्होंने दोनों ने कहा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर अपनी पार्टी के लिए एक विनेबल फैक्टर बन चुके हैं, इनएविटेबल बन चुके हैं, इंडिस्पेंसिबल बन चुके हैं, और इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन वो साबित भी कर रहे हैं, तो चाहे शिवराज सिंह को हटा दिया जाए, वसुंधरा को नहीं मनाया जाए और एक नया चेहरा छत्तीसगढ़ में ला दिया जाए, पूरा का पूरा मुख्यमंत्री और कैबिनेट सहित गुजरात से सारी रवानगी हो जाए,
कोई एक चू शब्द नहीं बोला। चू शब्द बोलता अगर मान लीजिए कि गुजरात में सारे लोगों को हटाने के बाद गुजरात बीजेपी हार जाती तो शायद ये सवाल उठता। बीजेपी लैंडस्लाइड हिस्टोरिक विक्ट्री कर लिया, कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में लैंडस्लाइड ऑलमोस्ट हिस्टोरिक, जो सेकंड टाइम रिपीट कर दिया, जो 160 के ऊपर चला गया आंकड़ा, तो कोई कुछ नहीं बोला। ऐसी स्थिति में आपको लगता है अखिलेश जी कि जो परफॉर्मेंस है एज ए लीडर, बाकी चीज को छोड़ दीजिए, उनका डिक्टेटरशिप वो सब, लेकिन एज ए लीडर जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस होता है, ये इनकी धाक इसलिए बन रही है क्योंकि बार बार ये जीत रहे हैं और इसलिए पार्टी मौन है, संगठन में हर चीज जो है सो बर्दाश्त किया जा रहा है इनका। ये बिल्कुल सही बात है। ये चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के लिए विनर व्यक्ति हैं और ये जो है ना इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस विनिंग फैक्टर के पीछे का सत्य क्या है। देखिए ये क्या है कि चूंकि गुजरात, कई हमारे मीडिया के साथी, बहुत सारे पॉलिटिकल सर्किल में भी इस बात की चर्चा होती है कि गुजरात लॉबी, ये गुजरात लॉबी है क्या? ये गुजरात लॉबी जो है, ये एक तरह से गुजरात का संबोधन हम करते हैं कॉरपोरेट के सेक्टर में, कारोबार के सेक्टर में। तो राजनीति के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी कोई पहले व्यक्ति है नहीं, या कोई न पहली बार उन्होंने प्रयास किया है। नरेंद्र मोदी की राजनीति बहुत पहले से है। नरेंद्र मोदी उसी गुजरात में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इससे पहले वो संघ की सेवा कर चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी कोई ऐसा नहीं है कि राजनीति में उनकी पहली बार कोई पदार्पण हुआ है। वो राजनीति के खाए पिए अघाए लोग हैं, राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं, राजनीति को पहचानते हैं और राजनीति को इस देश में कैसे खेला जाता है, खेला, मैं खेला शब्द बोलता हूं, वो भली भांति जानते हैं, बल्कि इस देश के अधिकतर नेताओं से ज्यादा जानते हैं। जैसे कि इस देश के अधिकतर कारोबारियों से ज्यादा ज्ञान गुजरात के ज्ञानी लोग रखते हैं, गुजरात के कारोबारी लोग ज्यादा ज्ञान रखते हैं, उसी तरह इस देश के अन्य नेताओं से ज्यादा ज्ञान गुजरात के इन बड़े नेताओं के पास है, क्योंकि उनके पास दोनों अनुभव है, कैसे व्यापार के जरिए राजनीति को साधा जाए और कैसे गुजरात की राजनीति को देश पर ढाला जाए। तो ये जो है ना, ये फैक्टर जो है, और एक बहुत बड़ी बात ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह विनिंग व्यक्ति हैं, चूंकि पार्टी को कंटिन्यू जिता रहे हैं, लोकसभा जिता रहे हैं, विधानसभा जिता रहे हैं, यहाँ तक कि नगर निगम चुनाव को भी जिता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पार्टी के भीतर इनके खिलाफ कोई आवाज कोई उठा नहीं सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी जो पार्टी में जो लोग हैं, अभी हमारे एक बड़े साथी चर्चा कर रहे थे नितिन गडकरी जी का। नितिन गडकरी राजनीति में इनसे काफी आगे के लोग हैं और काफी सीनियर माने जाते हैं। ये बात अलग है कि नितिन गडकरी आज कहाँ हैं, कल राजनाथ सिंह कहाँ हो जाएंगे। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि यह जो सरकार चल रही है और आगामी चुनाव जो होने हैं, उसमें नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह पर, दोनों पर बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इन द सेंस राजनीतिक खतरा है कि अब जो है ना, इन दोनों को ही साइडलाइन किया जाएगा। ये दोनों, और एक जो है वसुंधरा, वो वसुंधरा है वहां राजस्थान में, इस तीन आदमी को पहले साइडलाइन किया जाना है। और आपका सवाल, चूंकि दूसरा सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो भी मौजूदा पार्टी है, क्या वो बीजेपी से अलग है या बीजेपी से बिल्कुल बीजेपी उनके अंदर जा चुकी है। कुल मिलाकर ये है कि आज की जो बीजेपी है वो नरेंद्र मोदी उस बीजेपी पर हावी हैं, अमित शाह उस बीजेपी पर हावी हैं। बीजेपी के भीतर आज की तारीख में कोई भी ऐसा नेता नहीं है, कोई भी सांसद नहीं है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आंख में आंख मिलाकर बात कर सके। मैं कई लोगों को जानता हूं, कई सांसदों को जानता हूं बीजेपी का, जिनसे आज तक नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी नहीं हुई है और गृह मंत्री का सामना भी नहीं कर सके हैं, लेकिन सांसद हैं, चुनाव भी जीते हैं 2 टर्म,
तीसरा टर्म जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे कोई नहीं जानता है। ये दोनों व्यक्ति जो हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, भारतीय राजनीति में और खासकर बीजेपी में ये अभी तब तक बने रहेंगे। ये क्या करते हैं कि हर चुनाव में 50-60% लोगों को बदलते हैं, ये नए लोगों को लाते हैं। वो उन्हीं लोगों को लाते हैं जो जिन पर इनका कमांड रहे, जो बात कहे, जो इनका जो अपना डिलीवरी बात हो वो उसको माने। क्योंकि वो पुराने नेता को अपने साथ रखना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है मतभिन्नता बन जाए, मतभेद बन जाए। कह रहा हूं वही तो मैं कह रहा हूं कि अब वो बीजेपी लगभग खत्म हो चुकी है। 2 टर्म 10 साल एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल परिवर्तन के लिए बड़ा होता है, और ये 10 साल अब तो तीसरे टर्म में ये प्रवेश कर रहे हैं। अभी जो आपने राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का जिक्र किया और वसुंधरा राजे का जिक्र किया और इधर मामा शिवराज सिंह का जिक्र किया, तो राजनाथ सिंह ने तो एक प्रकार से सरेंडर कर दिया है। ये तो पहले ही बल्कि पहले टर्म में ही वो सरेंडर कर चुके थे राजनाथ सिंह। बची खुशी जो एक आस थी नितिन गडकरी से, नितिन गडकरी भी अब लगता है कि ओब्लिवियन में चले गए हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कहीं पर, क्योंकि कल मुंबई के इतने बड़े आयोजन में नहीं जाना ये संकेत कर रहा है कि नितिन गडकरी को कंप्लीटली इन्होंने साइडलाइन कर दिया है। करेंगे नहीं, कर दिया है। बल्कि देखिए क्या है कि जो नरेंद्र मोदी की जो नई पॉलिटिक्स है, उस नई पॉलिटिक्स में एक कोण है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का खेल ये है कि वहां पर जो योगी जी बैठे हुए हैं उनसे भी इनका पटता उठता है नहीं, क्योंकि योगी जी की राजनीति शुरू होती है हिंदू महासभा से। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि राजनीति में कट्टरवाद जो है, राजनीति में कट्टरवाद, अगर मोदी जी कहते हैं हम बड़े कट्टर हैं, अमित शाह कहते हैं कि मैं हिंदुत्व के प्रति बड़ा कट्टर हूं, तो उतना ही कट्टर उधर योगी जी भी हैं, लेकिन दोनों में फ्रिक्शन है। नरेंद्र मोदी की और इनकी जो राजनीति है उसमें एक बहुत बड़ा धुर इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या होगा, लोकसभा के चुनाव में अगर बहुत सारे लोगों को ये नए स्तर पर टिकट देंगे तो योगी जी वहां रिवोल्ट करेंगे। और रिवोल्ट का मैं बता रहा हूं कि योगी जी अगर वहां रिवोल्ट कर गए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। अभी बीजेपी के भीतर एक सबसे बड़ी बात क्या चल रही है कि इंडिया गठबंधन को किसी तरह से वहां पर रोका जाए उत्तर प्रदेश में। और ये योगी जी नहीं चाहते, योगी जी चाहते हैं कि नेचुरल जो चीज राजनीति चल रही है तो चलता रहे। इसमें मजे की बात ये आपको देखने को मिलेगी, अभी देखिए ये फरवरी महीना केवल बीत जाने दीजिए। बीजेपी की तो इच्छा यही थी कि फरवरी महीना में हम चुनाव करा ले। अब चुनाव आयोग और उनके बीच में क्या केमिस्ट्री बनी या चुनाव आयोग नहीं माना, वो मार्च के बाद अधिसूचना जारी करेगा, ये एक अलग कहानी है। अभी जो राम मंदिर का जो मसला चल रहा है उस मसले के पीछे भी फरवरी में चुनाव कराने की बात थी। ये सब एक एजेंडा पहले से फिक्स किया हुआ था नरेंद्र मोदी का और इनका अमित शाह का। ये आप चिल्लाते रह जाइए, कुछ नहीं होना है। इसमें दो नेता जो है ये नहीं चाहते थे, एक नितिन गडकरी और एक ये राजनाथ सिंह, कि नहीं चुनाव जो है नेचुरल टाइम पर ही होना। हमें कई बात की जानकारी है और मिली भी है कि इन लोगों ने आपसी चर्चा में इस बात को उठाया भी, जिसका काफी खिलाफत भी हुई, काफी खिलाफत हुई। और मैं इसी वजह से बोल रहा हूं कि आने वाले चुनाव में इनको टिकट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं नहीं जानता। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।